तो ये वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर क्लास 12 के लिए। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, उनके बीच का डिफरेंस, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस एंड डेरिवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के साथ। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखा होगा, तो अब आगे देखिए। ऑर्डर जो होता है वो कैसे निकाला जाता है उसका एक छोटी सी समरी दे रही हूँ। ऑर्डर जो होता है वो निकाला जाता है, रेट इक्वेशन आपको दी जाती है, जैसे कि आपको ये दी गई है। मैंने यहाँ पर कोई भी आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं और उनके ऊपर दी गई है पावर। तो इन पावर्स को आपने सिंपली ऐड करना है और आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका ऑर्डर सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे निकाला जाता है ऑर्डर फ्रॉम रेट इक्वेशन। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी कैसे निकाली जाती है? अब मॉलिक्यूलैरिटी में हम रिएक्टिंग स्पीशीज़ को देते हैं, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं वो हो सकते हैं आपके आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। हम उन रिएक्टिंग स्पीशीज़ को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक इक्वेशन है जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ध्यान रखें, बैलेंस्ड इक्वेशन ली है मैंने, और बैलेंस्ड करने के बाद कितना नंबर है रिएक्टेंट का? 2। तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी आपको रिएक्टेंट्स के नंबर को देखने से मिल जाएगी, और ध्यान रखें इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। तो मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली आपको नंबर देखना है और आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी। एक और एग्जांपल देखिए, 2NO प्लस O2 गिव्स यू 2NO2। तो यहाँ पर आप लोगों के दो रिएक्टेंट हैं, एक NO और O2। इसका नंबर कितना है? 2, और इसका नंबर कितना है? 1। तो ये आ गई आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी निकालने के लिए आपको नंबर्स को सिंपली करना है ऐड। अब बारी है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट इज ऑर्डर एंड नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी। अब ऑर्डर जो होता है वो हो सकता है 0, कोई भी होल नंबर, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो होल नंबर हो सकती है, बट कभी भी 0 नहीं हो सकती, और ना ही कोई नॉन इंटीजर नंबर हो सकता है। तो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होल नंबर हो सकती है, बट कभी भी 0 या नॉन इंटीजर नहीं होगी। दूसरा देखें, ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई भी ज़्यादा मीनिंग नहीं रखती। एलिमेंट्री स्टेप कह लीजिए या कह लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ये एप्लीकेबल होती है। अब बारी है डेरिवेशंस की। डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की, और ये है फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हम पहले डेरिवेशन करने जा रहे हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए। देखिए, तो पहली है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, रिएक्शन के लिए हम इसमें लेने जा रहे हैं रिएक्टेंट जो बना रहे हैं प्रोडक्ट। ये कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है, एक जर्नल सी केमिकल इक्वेशन है। इसमें जो रेट होता है वो आप कैसे लिख सकते हो? -dR/dt। माइनस इसलिए क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कम होता है।
हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और ऑर्डर 0 है तो यहाँ लिखा जाएगा 0। रेट इसके इक्वल भी है, रेट इसके इक्वल भी है, तो हम एक इक्वेशन कंबाइन करके लिखेंगे दैट रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर नॉट। ये बन गई दोनों को कंबाइन करने के बाद इक्वेशन, क्योंकि रेट इसके बराबर भी है और रेट इसके बराबर भी है, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आगे देखिए, अब हम लेंगे इस वाले पोर्शन को और इससे आगे डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे। अगर आपका जो r होता है उस पे पावर क्या है 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। अब आप क्या करोगे, इस dt को इस तरफ लेके जाओगे, के dt, और इस माइनस साइन को भी इस तरफ लेके जाओगे, माइनस के dt। इस पूरे इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद ये चेंज हो जाएगा r के अंदर, और ये जो आपका कांस्टेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और dt हो जाएगा t के अंदर चेंज। ये है टाइम और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बाद प्लस हम लिखते हैं एक कांस्टेंट i, ये है कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपको मिलेगी फाइनल इक्वेशन। इसके बाद डेरिवेशन अभी आगे और है। हम मानते हैं एट टाइम t ये जो आपका r है दैट विल बी इक्वल टू r नॉट, यानी टाइम 0 यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब r का कॉन्सेंट्रेशन r नॉट के इक्वल होगा, और r नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है r नॉट। अब जो ये इक्वेशन थी इस पूरी इक्वेशन को मैं मान रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, और अब इसके आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं इक्वेशन 1 दोबारा से लिख रही हूँ। इक्वेशन 1 ये थी आपकी, ये देखिए के टी प्लस आई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, और इसमें हम डालने वाले थे दैट टी एट टाइम t 0 r कितना है r नॉट के बराबर। तो ये हमने पिछले देखा था, अब इसे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो अब हम इस पूरी चीज़ को इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे, r की जगह लिखेंगे r नॉट, और टाइम क्या हो जाएगा आपका 0 एंड i, ये तो हो गया टर्म 0, तो i किसके बराबर हुआ r नॉट के बराबर हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ से i की वैल्यू मिल गई। अब देखिए आगे, इस i की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे, तो r के टी और i की जगह लिखेंगे हम r नॉट। इस r नॉट को यहाँ ले जाइए तो हो जाएगा r माइनस r नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब इस माइनस साइन को यहाँ लेके आइए। देखिए जब माइनस साइन वहाँ जाएगा तो जो प्लस में है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, एंड के टी। अब इस टी को भी नीचे ले जाइए, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के। तो ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर। तो यहाँ तक था आपका डेरिवेशन फिनिश 0 ऑर्डर के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं एक ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर के लिए। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ जो है वो बनेगा इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में, और जो ये ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस ग्राफ में ये जो आप लोग देख रहे हो ये आपको स्लोप की वैल्यू होती है, ये आपकी स्लोप होता है,
और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू होती है -k, और यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट होता है जिसकी वैल्यू होती है r0। अब ये ग्राफ किस तरीके से आया है उसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। हमने यहाँ पर ये इक्वेशन देखी थी फॉर ज़ीरो ऑर्डर, दैट r0 माइनस r इक्वल टू k/t। ये ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं जिससे हम ग्राफ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो r0 माइनस r, इसको यहाँ ले जाइए। अब इस r को यहाँ छोड़ दीजिए और इस r0 को भी उस साइड लेके जाइए। अब इस माइनस साइन को वहाँ लेके जाइए, तो ये हो जाएगा -kt प्लस r0। अब देखिए जो ग्राफ है वो हम इनके बीच में बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बाय टाइम के बीच में। तो आप जिनके बीच में ग्राफ बना रहे हो इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो इसके साथ जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो बताएगी मेरा स्लोप। अब ये माइनस में था इसलिए स्लोप इस तरीके से नीचे की तरफ आया है, और जो मेरा बच जाता है वो देता है मेरा इंटरसेप्ट की वैल्यू, और ये रहा मेरा इंटरसेप्ट। तो आप जिनके बीच में ग्राफ बना रहे हो उसके साथ जो भी रह गया है वो आपको देगा आपको स्लोप की वैल्यू, और जो रह गया है प्लस माइनस जो भी इक्वेशन के साथ रह गया है वो आपका देगा आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में ये देगा स्लोप की वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू -k, और ये देगा आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो ये था आपका ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ। अब नेक्स्ट है ज़ीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होते हैं वो उनको जो मतलब नॉर्मली वो अकर नहीं करते, उनको स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं तब जाके वो अकर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप NH3 ले लीजिए। अब NH3 को मुझे तोड़ना है तो इतना ले लीजिए टेम्परेचर, और प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन में आपको मिलेगा N2 + 3H2। यहाँ पर जो रेट इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाती है, ये देखिए ये ज़ीरो ऑर्डर है तो इसके पावर आ जाएगी 0। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है आपका ज़ीरो ऑर्डर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। अब बारी है आप लोग की फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम इक्वेशन लेंगे R जिससे बना है प्रोडक्ट। अब ये जो आपका रेट है वो लिखा जाएगा -dr/dt इक्वल टू KR, और आपकी जो ये पावर है यानी जो ये ऑर्डर है ये फर्स्ट है तो इसकी पावर आ जाएगी 1। अब आगे देखिए -dr/dt इक्वल टू KR। अब इस R को इसके नीचे ले जाइए और यहाँ आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। इस dt को यहाँ ले जाएंगे और R को नीचे ले जाएंगे। ये आपका इक्वेशन बन गया -dr/r इक्वल टू k/dt। आगे देखिए इसके आगे। अब हमारी इक्वेशन इतनी बन चुकी थी, dr/r इक्वल टू k/dt। अब इस माइनस साइन को उस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा -k/dt। इस इक्वेशन को करिए इंटीग्रेट। आप जब इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो ये जो टर्म है आप लोगों का ये चेंज हो जाएगा ln r के अंदर। ln यानी नेचुरल लॉग होता है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होगा और dt हो जाएगा टाइम के अंदर चेंज प्लस i। ये है कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली एट टाइम 0 आपका जो r है दैट विल बी इक्वल टू r0। इस चीज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे। ln
आर की जगह लिखेंगे आर नॉट और टाइम की जगह लिखेंगे 0 एंड आई। ये चीज़ 0 हो गई तो आई की वैल्यू कितनी आई, ln r नॉट। तो ये आपके आई की वैल्यू आ चुकी है। अब इस आई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे। सो इट बिकम्स ln r माइनस के टी प्लस ln r नॉट। मैंने इस यहाँ लिखा है, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है आपने। इसको मैं देखिए वापस लिख के दिखाती हूँ। माइनस के टी प्लस ln r नॉट, आपको ऐसे लिखना है। वहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मैं हल्का सा नीचे लिख दिया था। तो आपकी इक्वेशन बन गई ऐसे। अब इस इक्वेशन को हम आगे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसको ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ इक्वल टू माइनस के टी। अब इस माइनस साइन को यहाँ लेके जाइए, तो जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में इक्वल टू के टी। अब क्या करोगे आप, इस के को यहीं छोड़ दो और टी को ले जाएंगे नीचे। ठीक है, सो ये हो गया आपका इतना प्रोसीजर। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है दैट ln a माइनस ln b इज इक्वल टू LA बाय b। इस फॉर्मूला को हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया ln a माइनस ln b। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा r नॉट बाय r, और जो 1/t था उसे आप ऐसे लिखोगे इक्वल टू k। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इस ln को हम चेंज करेंगे LOG के अंदर, और जब भी आप ln को LOG में बदलते हो यानी लोगैरिथम में बदलते हो तो ये 2.303 के साथ मल्टीप्लाई होता है डिवाइड बाय t, और ये आपका लॉग के साथ आ जाएगा r नॉट बाय r इक्वल टू k। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/t 2.303 log r नॉट बाय r इक्वल टू k। तो ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे ग्राफ। तो पहला ग्राफ बनाने जा रही हूँ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट है दैट विल बी ln r नॉट। यहाँ पर हम ln r नॉट लेंगे, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया ln r और t के बीच में। जो ग्राफ होता है ये भी अगेन ऐसे होता है नीचे की तरफ। ये होता है आपका स्लोप, इसकी वैल्यू होती है माइनस के, और ये आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आपकी होगी ln r नॉट। ठीक है, अभी देखिए कैसे आता है। आप लोगों ने इसके अंदर जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो डेरिवेशन करते समय हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी, ये देखिए ये वाली ln r माइनस ln r नॉट बाय माइनस के टी। मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाली हूँ ln r माइनस ln r नॉट बाय के टी। ठीक है, ln r को यहीं छोड़ दीजिए और इसको यहाँ ले जाइए माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ठीक है, अब हम ग्राफ बना रहे हैं इसके और इसके बीच में, तो जो रह जाएगा वो देगा मुझे मेरा स्लोप की वैल्यू। माइनस है इसलिए स्लोप नीचे की तरफ है, और जो रह गया है वो जो चीज़ आपकी रह चुकी है वो क्या देगी आपको, आपका इंटरसेप्ट। तो ये है आपका पहला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके बाद सेकंड ग्राफ आता है बिटवीन ln r नॉट बाय r डिवाइडेड बाय t के बीच में एक ग्राफ इन दोनों के बीच में बनता है। अब देखिए आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली 2.303 log r नॉट बाय r इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ LOG है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे LOG। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि हमने यहाँ ln क्यों लिखा, LOG क्यों लिखा, क्योंकि हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इस वाले को तो यहीं छोड़ दीजिए,
और ये जो T है उसे यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा KT, और इस वाले को भी नीचे ले जाइए। तो हम T को यहाँ भेज रहे हैं और इसको भेज रहे हैं यहाँ पर। ये डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं इसके बीच में और इसके बीच में, तो जो बच गया है वो क्या देगा, हमें हमारा स्लोप देगा। तो ये स्लोप कुछ ऐसे बनाया जाएगा। इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, ये स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू इतना। ये हो जाएगा आपके स्लोप की वैल्यू। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनका एग्जाम्पल सुनिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें C2H4 इथेन है, हाइड्रोजनेशन यानी H2 ऐड करेंगे और ये बनेगा C2H6। तो ये थी डेरिवेशन और ग्राफ ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।